नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के एच के साथ जुड़ जाइए। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है, संभाग दे दिए गए हैं और यहाँ दे दिए गए हैं जिलों की संख्या। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर संभाग 7। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उदयपुर। पांच। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर 6। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बांसवाड़ा 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि सुमेलित नहीं है। संभाग दे दिए गए हैं आपको और जिलों की संख्या दे दी गई है। ठीक है, वर्तमान समय में 10 संभाग है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 7 दे रखी है। सही है, बताइए आप। जयपुर संभाग के अंतर्गत तो 7 जिले हैं, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर संभाग में भी 5 जिलों की संख्या है और जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग में 4, यहाँ पर गलत है क्योंकि जो बांसवाड़ा संभाग है इसमें 3 जिले हैं। 3 जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में, 4 नहीं आते। ठीक है, जयपुर संभाग में तो 7 जिले कौन कौन से हैं। एक तो हो गया जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, जयपुर जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा दूदू हो गया, दौसा हो गया, अलवर, कोटपुतली, बेरोड। इसके अलावा खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा। ठीक है, ये आते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत। तो ये 7 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं। एक तो उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा सलूम्बर। ठीक है, कितने हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं। एक तो जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा हो गया फलोदी। फलोदी भी वर्तमान समय में जिला बन चुका है। फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। काउंट कर लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत भी जिलों की संख्या कितनी है। 6 है। लेकिन जो बांसवाड़ा संभाग में है, यहाँ पर ऑप्शंस में 4 दे रखा है, बिल्कुल गलत है। बांसवाड़ा में 3 जिलों की संख्या आती है बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से हैं। एक तो बांसवाड़ा हो गया, 3 जिले इसमें बांसवाड़ा संभाग में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा प्रतापगढ़। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा कि सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है। बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत 3 जिलों की संख्या है, ना कि 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में वर्तमान समय में। ठीक है, कि कौन से संभाग में कितने जिलों की संख्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है। इसलिए याद कर लीजिए कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का कौन सा जिला मानसून का प्रवेश द्वार है।
ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है भरतपुर, बांसवाड़ा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माउंट आबू, माउंट आबू। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है झालावाड़। बताइए कि राजस्थान का कौन सा जिला मानसून का प्रवेश द्वार है? मानसून का प्रवेश द्वार पूछ रहा है ये। ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार है? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बांसवाड़ा। इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर तो क्या है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है, राजस्थान का प्रवेश द्वार वो है भरतपुर, और मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। मानसून, मानसून का प्रवेश द्वार वह है बांसवाड़ा। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के, राजस्थान का, राजस्थान के थार के मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? आप बताइए। राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? जोधपुर। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार वो है अलवर। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है राजस्थान का सिंह द्वार ही पूछ सकता है। ये द्वार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए कि राजस्थान का कौन सा जिला है मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है? बांसवाड़ा। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। और इसके अलावा है जो कि राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार है तो जोधपुर जिला है। या फिर पूछा जा सकता है राजस्थान का सिंह द्वार है तो अलवर। माउंट आबू तो क्या है? राजस्थान का शिमला है, राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू सिरोही। और झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर, छोटा नागपुर, राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़। क्यों कहलाता है राजस्थान का नागपुर? यहाँ राजस्थान का नागपुर क्यों कहलाता है झालावाड़ जिला? क्योंकि यहाँ पर संतरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इस कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा फिर से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है आपसे निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिशोस, इंसेप्टिशोल्स मृदा पाई जाती है? यहाँ पर जिलों के नाम दे दिए गए हैं आपको कुछ। जयपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, दौसा, अलवर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, बोडीवारा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिशोल्स मृदा पाई जाती है? राजस्थान में है जो कि मिट्टी के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है राजस्थान को? 5 भागों में। पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, इसे राजस्थान के नक्शे के साथ साथ समझ लीजिए। और 5 भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, मिट्टी के आधार पर। एक तो क्या है एंटीशोल्स, एंटीशोल्स, ठीक है।
दूसरे में किया गया है एरिडी शोल्स, एंटी शोल्स, एरिडी शोल्स, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा अल्फी शोल्स, अल्फी शोल्स, ठीक है। इसके बाद किया गया है इंसेप्टी शोल्स, इंसेप्टी शोल्स, और यहाँ किया गया है वर्टी शोल्स, वर्टी शोल्स। इस प्रकार से राजस्थान को मिट्टी के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एंटी शोल्स, एरिडी शोल्स, अल्फी शोल्स, इंसेप्टी शोल्स और वर्टी शोल्स में। तो अब देख लीजिए आपकी निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टी शोल्स मृदा पाई जाती है। इंसेप्टी शोल्स मृदा के बारे में ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से जिले आते हैं, आप दिमाग लगाइए भाई। ये जिले तो आते नहीं है यहाँ पर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो पश्चिमी जिले हो गए, ठीक है। यहाँ पर कौन से जिले आते हैं, ध्यान आप है जो कि अच्छी तरह से दिमाग लगाइए एक बार कि कौन से जिले आते हैं। पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। वर्टिशोस मिट्टी, वर्टिशोस मिट्टी तो कोटा, बूंदी, बारा में पाई जाती है। अगर ये पूछता कि वर्टिशोस मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता कोटा, बूंदी, बारा। या पूछता कि एंटीशोस या एरिडिशोस मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाता, ठीक है। या पूछता कि जयपुर, दौसा, अलवर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा आंसर अल्फीसोस मृदा हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से है जो कि आपको याद करना है कि कोई सा भी जिला दे दिया जाए आपको, ठीक है, और उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर इस प्रकार से आपको पूरे नाम याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाओगे, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाओगे, कोई वहां पर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी, कि पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिशोस मृदा पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में एंटी एडिशोस मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा में है जो कि वर्टिशोस मृदा पाई जाती है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा इस तरफ आएंगे ना, ठीक है। और जयपुर, दौसा, अलवर इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर अल्फीशोस मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है बस, ठीक है। जहां पर रटने की आवश्यकता है वहां रटो, जहां पर समझने की आवश्यकता है वहां समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, आफरी, आफरी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं, 1959, 1985, 2000, 1993। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना है जो कि कब की गई थी, कब की गई थी आफरी की स्थापना। और ये शुष्क वन अनुसंधान आफरी है, ये कहाँ पर है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1985 में, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केंद्रीय, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान काजरी, ये कहाँ पर है, तो ये भी है जोधपुर में। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1959 में। समझ में आया आपको। शुष्क वन अनुसंधान और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जोधपुर में स्थित है। लेकिन आफरी की स्थापना तो की गई थी 1985 में, और काजरी की स्थापना की गई थी 1959 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा 2000 में तो
2000 के अंतर्गत तो केंद्रीय केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। ठीक है। 1993 में तो किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1993 में। और इसका जो मुख्यालय है सेवर भरतपुर है, सेवर भरतपुर। ठीक है, समझ में आया कि क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केंद्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना की गई थी 2000 में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर में है और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन है जो कि घूम फिर कर बार बार में वहां से ही आते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम के अंदर फिर इससे यहाँ से ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? यानी बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे दी गई यहाँ पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 है ना? बताइए कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि कब लागू हुआ? राजस्थान की बात कर रहा है। भारत में आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हो गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। अगर भारत का पूछिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बना था 1972 में। लेकिन यह क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया था 1 सितंबर 1973 में लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1973 में। अगर भारत का पूछता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता 1972। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है देखते हैं। नौगरी आभूषण, नौगरी आभूषण शरीर के इस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गला, कमर, हाथ, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नाक। तो ये आभूषण वाला टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने है जो कि आभूषण वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिए। आभूषण वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताइए, नौगरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? हाथ में। और हाथ में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं नौगरी के अलावा? बताइए आप मुझे।
नोगरी पहना जाता है। इसके अलावा घोघरू पहना जाता है हाथ में, चूड़ी, कंगन, मोकड़ी, इसके अलावा बंगड़ी और नोगरी, ये हाथों के आभूषण है। ठीक है, इसके अलावा नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? नाक में पहने जाने वाला आभूषण एक तो हो गया नथ, बेसरी, कांटा, चुन्नी, चोक, भोगली, फीणी, इसके अलावा लूंग। ठीक है, यह है जो कि नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। कमर पर कौन कौन से पहने जाते हैं? कणत्ती, कंदोरा, सटका, जंजीर, सागड़ी या तकड़ी, ये कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, गले पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? जैसे कि पोत, हाकर, सरी, आड़, खुशी, मादलिया, तिमणिया, तुलसी, हालरो, कंठी, तेवटा। ठीक है, इस प्रकार के गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो आभूषण वाला जिन स्टूडेंट ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक है, आभूषण वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर है जो कि 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? सुमेलित करें। सुमेलित करें, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको राजस्थान, संगीत संस्थान, जोधपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, बीकानेर, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, जयपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर। तो इसे आप सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर कौन सा होगा वो बताइए आप मुझे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 2 3 1 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 1 4 2। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 4 1 3। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 1 2 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सम्मिलित करें। यहाँ पर कुछ संस्था दे दी गई है आपको, ठीक है, और सम्मिलित करना है। तो राजस्थान जो संगीत संस्थान है ये कहाँ पर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। राजस्थान संगीत संस्थान ये तो है जयपुर में। और राजस्थान जो संगीत संस्थान जयपुर में है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ नाटक अकादमी बस। यहाँ संगीत संस्थान है तो राजस्थान संगीत संस्थान तो जयपुर में है, और ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये जोधपुर में है। ठीक है, 3 और 1 यहाँ पर 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया।
यहाँ भी 2 आ रहा है इस वजह से कट, यहाँ भी 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। भारतीय लोक कला मंडल, पहले देख लेते हैं कि राजस्थान संगीत जो नाटक अकादमी जोधपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना है 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। भारतीय जो लोक कला मंडल है ये उदयपुर में है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। किसके द्वारा? देवीलाल सामर के द्वारा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, यह है बीकानेर में, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो राजस्थान जो राज्य अभिलेखागार है ये बीकानेर में है और इसकी स्थापना की गई थी, 1955 में। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा अंतर है यहाँ पर। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कहाँ की गई थी? जयपुर में, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था बीकानेर में। ठीक है, 1960 में, ध्यान में रखना है। स्थानांतरित, स्थानांतरित बीकानेर में कर दिया गया था इसे। ठीक है, 1960 में, और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में की गई थी 1955 में। उसके बाद इसको स्थानांतरित कर दिया गया था बीकानेर 1960 में। ये भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है कि मारवाड़ परगना विगत लेखक हैं। यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, मोणोद, नैन्सी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सूर्यमल मिश्रण। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नरहरि दास। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वीरबान। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। कि मारवाड़ परगना विगत के लेखक हैं, ये तो सभी जानते होंगे आप राइट आंसर। कि मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? मोणोद नैन्सी। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। इसके अलावा नैणश्री ख्यात, नैणश्री ख्यात के लेखक भी मोणोद नैन्सी हैं। और आप मुझे बताइए कि जो मोणोद नैन्सी थे वे किसके दरबार में थे? किसके दरबारी थे ये? जसवंत सिंह के। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म का हुआ था बूंदी के हंडा गांव में। और ये किसके दरबारी कवि थे? बताइए, राम सिंह के। ध्यान में रखना है इन चीजों को भी, छोटी छोटी चीजें ये। सूर्यमल मिश्रण के दौर तो वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, राम रंजाट और छंदोमयु, ये इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, नरहरि दास के द्वारा प्रसिद्ध रचना है ईश्वरदास। ईश्वरदास नरहरि दास की प्रमुख रचना है और वीरभान की प्रमुख रचना है राजरूपक। ठीक है, इस प्रकार की रचना भी पूछी जा सकती है आपसे। कोई भी एक रचना उठा के दे दी जाए और पूछा जा सकता है किसके द्वारा रचित रचना है। तो आपको रचनाओं का नाम भी याद रखना है, इसके अलावा किसके द्वारा लिखी गई है वह रचना, ये भी याद करना है। तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं यहाँ पर। कम से कम आपके 20-25 क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपके कम से कम 25 या 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, सुमेलित करें। यहाँ पर आपको युद्ध के नाम दे दिए गए हैं और इसको सुमेलित करना है आपको। जैसे दे दिया गया है सुमेल का युद्ध, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध,
1757। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तराइन का, यहाँ पर पाहेबा साहिबा का युद्ध है। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पाहेबा और साहेबा का युद्ध। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तुंगा का युद्ध। यहाँ 1787। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1544। तो आप इसे सुमेलित करो। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए 4 2 3 1। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 3 4 और 2। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप मुझे बताइए। सुमेलित करें। सुमेल का युद्ध तो कब हुआ था? 1544 में। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर एक आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। यहाँ 2 आ रहा है, कट हो गया। 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। पाइबा और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 और 42 में। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला कट हो गया, 2 आ रहा है, ठीक है। तुंगा का युद्ध 1787 में, दूसरा ऑप्शन। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। समझ में? हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सुमेल का युद्ध तो हुआ था 1544 में, सॉरी, सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। पाहिबा और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। और तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। तो युद्धों से संबंधित क्वेश्चन भी वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी युद्धों का नाम दे दिया जाए आपको और सुमेलित करो कौन सा युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? नाम दे दिए गए यहाँ पर राव गंगदेव। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सूर सिंह। यहाँ दे दिया गया है आपको महाराणा अजीत सिंह। सी ऑप्शन महाराणा अजीत सिंह। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? राव चंद्रसेन। इसका तो सभी राइट आंसर जानते होंगे आप। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक? राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ठीक है। और राव चंद्रसेन है, इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी है तो राव चंद्रसेन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देती हूँ यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि क्या आंसर होगा इसका। कि जो राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन किसके उत्तराधिकारी थे? ठीक है, राव चंद्रसेन किसके उत्तराधिकारी थे? छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। राव गंगदेव। और बी ऑप्शन में महाराणा अजीत सिंह। और सी में राव मालदेव।
ठीक है, ये महाराव जसवंतपुर। बताइए। ठीक है, इसका जो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ बना के दिया है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक है, ये रावचंद्र सेन किसके उत्तराधिकारी थे? 4 ऑप्शन दे दिए गए मैंने आपको, तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के तो 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।